नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज टेस्ट 9 हम देखने वाले हैं। आज के टेस्ट में जो प्रश्न होंगे वो सभी टॉपिक्स को कवर किए हुए हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बीने, साइमन, टर्मन या स्पीयरमैन। तो जो सही उत्तर है, टर्मन के द्वारा ही सारणी प्रस्तुत की गई और टर्मन के द्वारा ही बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया, संपूर्ण बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया। ठीक है, याद रखना है पूरा जो इन्होंने किया गुणा 100 करके, MA/CA गुणा 100। ठीक है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100। दूसरा प्रश्न है, रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण के लिए, एक मिनट, हाँ, तो रोरशा शाही धब्बा परीक्षण में काले व सफेद के साथ में जिस रंग का प्रयोग किया गया है, यानी रंगीन कार्ड था एक जिसमें काले सफेद के साथ एक और रंग मिलाया हुआ था, वह कौन सा रंग है? पीला रंग है, हरा है, ठीक है, या नीला है या लाल है? तो वो जो रंग था वो था लाल, यानी काला सफेद लाल मिला करके एक रंगीन कार्ड बनाए गए थे। तो उसमें याद रखना है आपको, वह लाल रंग था। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो आप करेंगे 12/10 × 100। तो जब आप देखेंगे तो उसमें उत्तर होगा, क्या होगा? 120 उसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है MA/CA गुणा 100। 120 उसमें करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का तत्वहीन सिद्धांत प्रस्तुत किया। यदि आपको पूछा जाए कि तत्वहीन, अब तत्वहीन का मतलब जहां एक तत्व, द्वितत्व, त्रितत्व है ही नहीं, ऐसा सिद्धांत, तो आपको देखना है। देखिए, त्रिविमा सिद्धांत जो दिया गया गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया, ये तो ये नहीं होगा। थॉर्नडाइक, हावर्ड गार्डनर नहीं है, थर्स्टन नहीं है, क्योंकि थर्स्टन के द्वारा भी कौन सा सिद्धांत दिया गया था? वो समूह कारक सिद्धांत दिया गया था। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो होगा थॉर्नडाइक। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। क्यों दिया और हम इसे तत्वहीन सिद्धांत क्यों कहते हैं? उसका कारण यह है क्योंकि इनके सिद्धांत को ही बालू का सिद्धांत कहते हैं। तो बालू का मतलब रेत, जहां तत्व नहीं है, ठीक है, तो तत्वहीन सिद्धांत उसे कह दिया। या वहां तत्व नहीं है, वहां मात्रा सिद्धांत है, तो इसे मात्रात्मक सिद्धांत कह दिया। आप इसे परमाणु का सिद्धांत भी कह सकते हैं, बालू का सिद्धांत कह सकते हैं, बहुतत्व सिद्धांत। तो ये जो बहुतत्व सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। इसे आप तत्वहीन भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इसीलिए मैंने ये प्रश्न बनाया है कि तत्वहीन सिद्धांत प्रस्तुत किया थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बहुत सरल प्रश्न है। क्यों? क्योंकि एक तत्व सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? बीने, साइमन, टर्मन, इनके द्वारा ही प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले एक तत्व जिसे अखंड बुद्धि कहते हैं हम, तो वो बीने, टर्मन, स्टर्न या जॉनसन भी इनके एक समर्थक थे, उनके द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विकलांग बालकों के लिए कक्षा में चेस का मैच आयोजित करवा रहा है, तो छात्रों की किस हानि की भरपाई की जा रही है? प्राथमिक हानि, गौण हानि या फिर शारीरिक हानि या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जब भी बालक की चेस का मैच आयोजन करवाने का मतलब बालकों को, विकलांग बालकों को शारीरिक रूप से कोई काम नहीं दिया जा रहा है, मानसिक रूप से दिया जा रहा है, तो वह गौण हानि आएगी। क्योंकि शारीरिक हानि उनकी एक प्राथमिक हानि है जो हो चुकी है। अब उनकी जो बुद्धि की जो या मानसिक रूप से जो हानि है उसे बचाने के लिए शिक्षक क्या करता है? ऐसे आयोजन करवाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है? याद रखना है आपको, नहीं है। मौलिकता, सीखने में मंद गति, अमूर्त चिंतन का अभाव या शारीरिक दोष। तो मौलिकता क्या होता है? सृजनात्मकता का गुण है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यह मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, अपराधी बालकों में सबसे ज्यादा किसका प्रभुत्व होता है? ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व हैं, तो इनमें से देखना है अहम, अहम, इदम, परा अहम। इन तीनों में से क्या उत्तर होगा? तो जो भी अपराधी बालक होते हैं उसमें अहम और परा अहम बहुत कम होता है, इसी कारण उसमें इदम के अधिकता के कारण ही अपराध पनपते हैं या वह आक्रामक प्रवृत्ति का होता है। तो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, तर्क न कर पाना या स्मरण शक्ति का कमजोर हो जाना क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, डिमेंशिया, डिस्फेजिया, प्रोजेरिया या डिस्प्रेक्सिया। तो
स्मरण शक्ति का कमजोर हो जाना का मतलब इसे हम दूसरे शब्दों में कहेंगे स्मृति का ह्रास हो जाना, तो वह कहलाता है डिमेंशिया। याद रखना है आपको, डिमेंशिया इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता कहलाती है। जब भी मौखिक रूप से बच्चा सीख नहीं पाता है तो उसे कहते हैं हम अफेजिया या डिस्फेजिया, तो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? तो वो प्रैक्टिस से हमने बनाया डिस्प्रेक्सिया, तो डिस्प्रेक्सिया गतिक कौशल से संबंधित निर्योग्यता है बालक की। अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को कैसे ज्ञान देंगे आप? मौखिक व्याख्यान से देंगे या फिर त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा उन्हें ज्ञान देंगे या फिर क्षेत्र भ्रमण के द्वारा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो जो बच्चे होते हैं दृष्टि बाधित, उन्हें हम 3D मॉडल के नाम से एक लिपि होती है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं हम, तो उस ब्रेल लिपि के द्वारा या त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श करा करके उन्हें हम अध्ययन करवाएंगे और उन्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। ऑप्शन बी सही आंसर है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्न में से बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है? परिवार, स्कूल, समुदाय या उपर्युक्त सभी? तो सभी से ही क्या होता है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, निर्भर भी करता है, तो उपर्युक्त सभी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जब अचेतन मन की दमित इच्छा चेतन मन में आने लगती है या पुरानी इच्छाएं बाहर आने लगती है, याद आने लगती है, तो व्यक्ति में किससे ग्रसित होगा? दबाव से ग्रसित होगा या उसमें कुंठा होगी या संघर्ष पैदा होगा या दुश्चिंता होगी? तो दुश्चिंता जब होती है जब कोई ऐसी इच्छा जो हमें परेशान करती है चेतन मन में आने लगे। किससे? अचेतन मन से, यानी कि वो जा चुकी थी वहां पे लेकिन फिर लौट करके आ रही है समय परिस्थिति के अनुसार, तो व्यक्ति में क्या हो जाता है, वहां पर व्यक्ति में दुश्चिंता पैदा हो जाती है, यानी वह चिंता करने लगता है, बुरी चिंता करने लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? आत्मविश्वास, अनुकूलन, अपरिपक्वता या सहनशीलता? तो जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो व्यक्ति परिपक्व होता है, न कि अपरिपक्व, तो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी। अब अच्छा मानसिक स्वास्थ्य देख लीजिए आप क्या क्या होते हैं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के कुछ लक्षण होते हैं, व्यक्ति आशावादी होता है, निराशावादी नहीं होता, उसमें ध्यान केंद्रित करने की शक्ति होती है, उसका मन विचलित नहीं होता, उसमें निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है, साथ में उसमें आत्मविश्वास भी होता है, अनुकूलन भी अच्छे से कर लेता है, समायोजन भी अच्छे से कर लेता है, उसमें सहनशीलता भी होती है। तो ये कुछ जो मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं या विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षा है उसको किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? अभिरुचियों के अनुरूप या आर्थिक स्तर के अनुरूप या फिर सामाजिक स्तर के अनुरूप या शारीरिक स्तर के अनुरूप? तो एनसीएफ ने कहा है बालक की जो रुचि है उस प्रकार ही अध्यापन करवाना है, उस प्रकार के ही विद्यालय खुलने चाहिए और वैसी ही शिक्षा होनी चाहिए, बिना बोझ के शिक्षा होनी चाहिए। तो इसका संपूर्ण केंद्र किसको मान लिया हमने? बालक को। तो बालक के अनुरूप ही, उसकी अभिरुचियों के अनुरूप ही शिक्षा होनी चाहिए, तो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन, जिसे आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कह सकते हैं, इसके लिए उचित उपकरण नहीं है? कक्षा में ही कार्य देकर के आकलन करना, तो दत्त कार्य भी कक्षा में दिया जा सकता है, मौखिक प्रश्न भी कक्षा में पूछे जा सकते हैं, सत्र परीक्षाएं कक्षा में नहीं पूछी जा सकती, किंतु प्रश्नोत्तरी और खेल विधि का प्रयोग विद्यालय में हो सकता है। तो जो रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन सी, सत्र परीक्षाएं या फिर अर्धवार्षिक परीक्षाएं इसमें शामिल नहीं है, यह इसका उचित उपकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है क्या क्या होता है? निबंधात्मक प्रश्न, मौखिक प्रश्न, प्रायोगिक प्रश्न, विश्वसनीयता एवं वैधता। तो जो प्रमाणीकृत परीक्षण होता है उसमें विश्वसनीयता और वैधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता वस्तुनिष्ठ परीक्षा की नहीं है? ये नहीं शब्द पे गौर करना है हमें। वैधता बिल्कुल है, अविश्वसनीयता नहीं है, वस्तुनिष्ठता है और विभेदीकरण भी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या नहीं है? अविश्वसनीयता इसकी विशेषता नहीं है वस्तुनिष्ठ परीक्षा की। अगला प्रश्न है, सामाजिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉन लेविन, स्टीफन एम कोरे,
जॉन डीवी या कर्ट लेविन? तो सामाजिक क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग किया गया था कर्ट लेविन के द्वारा। तो याद रखना है, कर्ट लेविन ने समाज के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग किया। शिक्षा के क्षेत्र में आपको नाम याद रखना है स्टीफन एम कोरे। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? यदि आरटीई 2009 की बात करें तो उसमें से क्या क्या दायित्व दिए हुए हैं? विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा, हाँ ये कहा गया है। पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, ये भी शिक्षक का कर्तव्य है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, हाँ ये भी करना होता है। उपरोक्त सभी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों जरूरी था या क्यों आवश्यक था? पहला था क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में बालकों की शिक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है, ऐसा नहीं था। दूसरा है बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु। तीसरा है बालकों की शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार बनाने के लिए, ये पहले से था, मूल अधिकार पहले से 2002 में कर दिया था 21A जोड़ करके, आपको याद होगा 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्देश थे, उन्हें लागू नहीं किया जा सकता था, उन्हें बिल्कुल लागू कर सकते थे, तो यहाँ ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि बालकों को जो दिए गए मूल अधिकार थे 2002 में, कब दिए थे मूल अधिकार बालकों को? 2002 में बालकों को 86वां संविधान संशोधन लागू करके हमने अधिकार तो दे दिया, लेकिन उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही थी बालकों को, इसी कारण यह करना पड़ा। तो दो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है एक शिक्षक के लिए? सबसे महत्वपूर्ण, पहला है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, समय पर आना जाना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना या एक सुवक्ता होना। यहाँ विद्यार्थी की कठिनाइयों को दूर करना सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है शिक्षक के लिए, न कि वह समय पे आए जाए, अनुशासन या अच्छा बोलने वाला हो। इससे व्यक्ति शिक्षक नहीं बनता। शिक्षक जब बनता है जब वह बालकों की कठिनाइयों को दूर करे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला ऑप्शन है बच्चों की उपेक्षा करेंगे, दूसरा ऑप्शन है अभिभावकों को लिखेंगे कि आप नहीं आ रहे हैं, तीसरा ऑप्शन है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे उनके घर, विद्यालय से जहां भी वो रहते हैं, तो बच्चों को दंड देना शुरू कर देंगे। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आप उनसे स्वयं मिलने जाएंगे यदि वह आपसे नहीं मिलने आ रहे हैं। शिक्षक से नहीं मिलने आते हैं तो स्वयं मिलने जाना होगा। अगला प्रश्न है, अध्ययन की पद्धतियां हैं। पहली, परीक्षण और अवलोकन के द्वारा अध्ययन की पद्धति, सब प्रतिबंध और अवलोकन द्वारा या उपरोक्त सभी। जो अध्ययन की पद्धति होती है तो अध्ययन अवलोकन के द्वारा भी हो सकता है, परीक्षण और अवलोकन दोनों के द्वारा हो सकता है, सप्रतिबंध और अवलोकन के द्वारा हो सकता है, तो उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर है। तो अध्ययन की जो पद्धतियां हैं वो क्या क्या पद्धति है? परीक्षण करना, अवलोकन करना, सप्रतिबंध करना, ये सभी इसमें अध्ययन की पद्धतियों में आता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को होना चाहिए, पहला ऑप्शन है अध्यापक विषय का ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा संहिता का ज्ञान होना चाहिए, या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। तो शिक्षक को अध्यापन विषय, जो वो विषय पढ़ा रहा है उसका भी उसे ज्ञान होना चाहिए, और बाल मनोविज्ञान किस तरह बालक को पढ़ाना चाहिए, किस विधि से पढ़ाना चाहिए, इसका भी उसे ज्ञान होना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बहुत अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई राणा प्रताप के समान ही एक वीरांगना थी। तो हमने समानांतर बात कही थी, तो प्रश्न किस प्रकार के तर्क से संबंधित है? यह निगमनात्मक तर्क है या आगमनात्मक तर्क है? तो उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर तो नहीं चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। आलोचनात्मक तर्क, तो आलोचना भी नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन हम सादृश्यवाची तर्क दे रहे हैं कि जैसे वो थी वैसे ही यह है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।